हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर जो चैप्टर नंबर 14 था आपका प्रोबेबिलिटी, उसकी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे लास्ट वीडियोस में इससे पहले लास्ट वीडियोस में हमने इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। सबसे इंपॉर्टेंट इसका बेसिक, तो बेसिक को आपको मिस नहीं करना चाहिए ताकि आप एमसीक्यूज वगैरह जो हैं वो आप अच्छे से इसको मतलब कि कर पाओ। ठीक है, तो अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो ये चैप्टर नंबर 15, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। मैं आपको हमेशा बता के चलता हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन को पढ़ें, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो बेसिकली फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। अब आपको पता है ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ई का मतलब है नंबर डिविजिबल बाय 3 मान लो, तो ई बार का मतलब क्या होगा, नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3। और पीई और पीई बार की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1। ये मैंने आपको बेसिक में बताया था, तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 1। ठीक है, कि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ई की प्रोबेबिलिटी और ई बार की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, हमेशा 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। अब जो इवेंट हो ही नहीं सकता, अब ये भी मैंने आपको बताया था कि जो इवेंट देखो हो ही नहीं सकता, ये देखो, एन इवेंट विच इज़ नॉट पॉसिबल, इसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 0। उन्होंने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0, सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है, आई होप ये मतलब कि ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस है कि आपने बेसिक कितने अच्छे से किया। अगर नेक्स्ट को पढ़ें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो पक्का होगा। अब श्योर और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। इसको हम क्या बोलते हैं, श्योर या सर्टेन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी, 1। ठीक है, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर और सर्टेन इवेंट। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जस्ट बेसिक ही हमारी प्रैक्टिस है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। अब ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, वैसे आपको ये पता होगा। ठीक है, तो देखो, अगर मान लो एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लू हैं और 2 मान लो येलो हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में पहले भी किया था। तो इसमें 9 बॉल्स हैं टोटल। तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आप मेरे को बताओ, 3/9। ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आपको पता है, 4/9, हम एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं। येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/9। ठीक है, फेवर में केस टोटल, फेवर में केस टोटल, फेवर में केस टोटल। तो अगर आप सभी प्रोबेबिलिटीज को प्लस करो, 3/9 प्लस 4/9 प्लस 2/9, तो ऊपर के नीचे एलसीएम सेम है तो ऊपर नंबर ऐड हो जाएंगे। 3 + 4 7 + 2 9, 9/9 कितना होता है, 1। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट, जितने भी इवेंट्स हैं, जितने पॉसिबल इवेंट्स हैं, अगर सबका हम सम कर दें तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 1। तो प्लीज़ इस बात का आप जो है वो ध्यान रखोगे। ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको बेसिक में या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके ही क्लियर होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये देखो, ये मैंने लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 या 0 से बड़ी है, 1 या 1 से छोटी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 या 0 से बड़ी है हमेशा, और 1 या 1 से हमेशा छोटी है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, बहुत ईजिली कर लिए। अब देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब आपको पता है इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, मैंने आपको बेसिक में समझाया था कि ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगी फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ये आपको रीजनिंग असर्शन वगैरह में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इक्वली इवेंट्स कौन से होते हैं, जहां पर प्रोबेबिलिटी सभी इवेंट्स की क्या होती है, बराबर। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन की करते हैं। ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अब 2 इवेंट दे दिए, एक का मतलब है कार स्टार्ट, दूसरे का मतलब है कार डज नॉट स्टार्ट। अब वो बोल रहे हैं कि इक्वल लाइकली इवेंट्स हैं। अब देखो, अगर मैं अपनी कार चलाता हूं तो 99% चांस है कि वो कार स्टार्ट हो जाएगी और 1% चांस है कि वो स्टार्ट नहीं होगी। अगर उसमें कुछ इंजन खराब भी है तो वो मतलब कि स्टार्ट नहीं होगी। मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि या तो वो स्टार्ट हो जाएगी या मतलब कि वो स्टार्ट नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार 50-50 चांसेस है कि कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो मतलब कि इसको हम इक्वल लाइकली इवेंट नहीं बोल सकते। अगर हम ओवरऑल भी एवरेज निकालें, जितनी भी कार्स हैं, अगर एवरेज भी निकालना, एवरेज का मतलब कि अगर वो बात करें कि कार उनकी स्टार्ट हुई या नहीं हुई, तो 90% केसेस में कार स्टार्ट हो जाएगी और 10% ऐसे केस होंगे
जहाँ पर कास्ट स्टार्ट जो है वो नहीं होगी, तो इसलिए ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा समझा कि आपके नोट्स के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने जो भी एक्सप्लेन किया आपके नोट्स के लिए, ठीक है, ताकि अब देखो ऐसा थोड़ी ना कि अब अगर आपको ये क्वेश्चन को दोबारा से देखना, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आपके नोट्स बने होंगे तो आप देख के ये समझ जाओगे कि सर ने हमें यहाँ पर ये समझाया था कि जनरली कार हमेशा स्टार्ट हो जाती है, कार मोस्टली स्टार्ट्स। हम ये नहीं कह सकते कि हर बार एक ड्राइवर जब जाता है तो उसके 50-50 चांस, मतलब बराबर बराबर चांस हैं कि कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। हमेशा ज़्यादातर केसेस में कार स्टार्ट हो जाएगी, तो ये इक्वली इवेंट्स जो हैं वो नहीं है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और शी शूट्स और मिसेस दी शॉट। देखो बास्केटबॉल गेम आपको पता है, तो एक प्लेयर जो है, मान लो मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मुझे बास्केटबॉल अच्छे से नहीं आता, मैंने 10 शॉट मारे, उसमें से मेरे मान के चलो कि 8 शॉट जो है वो मिस हो गए। अब आप एक अच्छे प्लेयर हो बास्केटबॉल के, और आपके मतलब कि जो चांसेस आएंगी मतलब कि शूट करने के वो ज़्यादा है और मिस होने के कम है, तो इसलिए इस इवेंट को भी मैं इक्वली इवेंट्स जो है वो नहीं बोल सकता। मैं जस्ट आपके नोट्स के लिए लिख देता। अब देखो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि शूट और मिस, मतलब कि उसमें शूट हो जाए या मिस हो जाए, इसके चांसेस ये इसी बात पर डिपेंड करते हैं कि वो बंदा जो है वो मतलब कि किस तरह का प्लेयर है। वो ज़्यादा अच्छा प्लेयर है तो उसके ज़्यादा चांसेस इसके हैं, अगर वो अच्छा प्लेयर नहीं है इसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स का केस जो है वो नहीं है। अब देखो थर्ड पार्ट है, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स के हैं, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब मान लो मैं कोई स्टेटमेंट कुछ भी लिख दूं, अब वो स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, मतलब ट्रू है या फॉल्स है, दो ही ऑप्शन है आपके सामने। अब उसके 50-50 चांसेस हैं, ठीक है। देखो इसको समझने की कोशिश करो। आपके सामने क्वेश्चन है, ए ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स। अब ये या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। मतलब या तो मैं कहूँगा, अगर मुझे ये आता है तो मैं कहूँगा ये टिक, मतलब कि ये सही है। अगर मुझे नहीं आता तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मान के चलो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, तो आपके चांसेस क्या हैं कि इसमें 50-50 चांसेस हैं, या तो आपका सही होगा या आपका आंसर गलत होगा। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचती है, तो इसलिए ये इवेंट क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट। तो जैसे आपके नोट्स के लिखा है कि क्वेश्चन में अगर दो ऑप्शन ही हैं, ट्रू या फॉल्स, तो अगर आप गेस मारने जाओगे तो आपके 50-50 चांसेस हैं कि क्वेश्चन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इट इज़ एन इक्वली लाइकली, मतलब कि इक्वली लाइकली इवेंट्स का जो है वो क्वेश्चन है। अब सेम वे से ये मतलब लास्ट पार्ट है, ए बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और गर्ल। अब मान लो मतलब कि कपल है, उसका कोई बेबी है। अब वो बेबी जो है वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। इसकी मतलब 50-50 चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि लड़के होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और ऐसा भी नहीं कि लड़की होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो कुछ भी हो सकता है, 50-50 चांसेस हैं। तो यहाँ पर भी ये इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि बॉय या गर्ल हो सकता है, तो इसलिए इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। ऐसे क्वेश्चन करने से ना आपका बेसिक स्ट्रांग होता है, आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं और आपको ये करने चाहिए। बहुत से बच्चे को छोड़ देते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन आपको करने चाहिए। और बिलीव मी, ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग असर्शन में आ सकता है, ठीक है। रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चन कई बार बच्चों को मुश्किल लगते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ऐसे क्वेश्चन आप करके जाना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन कम है, मतलब ये मतलब कि वैसे ही है, बेसिक सी बात है। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। अब फुटबॉल गेम को छोड़ दो, क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट में जब मतलब कि दो कैप्टन वो टॉस करते हैं, वो बोल रहे हैं अब जो टॉस जीत जाता है वो बैटिंग या बॉलिंग डिसाइड कर सकता है। मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि कॉइन से ही टॉस करना क्यों फेयर माना जाता है, क्योंकि कॉइन में देखो क्यों, कॉइन में दो ऑप्शन होती हैं, हेड या टेल, तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए हेड आने के चांसेस भी उतने हैं और टेल आने के चांसेस भी उतने हैं, क्योंकि वो दोनों जो हैं वो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। तो इसलिए मतलब कि आपका जो कॉइन जो है वो फेयर वे होता है। ऐसा नहीं है कि हेड आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऐसा भी नहीं कि टेल आने के चांसेस ज़्यादा या कम है। तो इसलिए ये एक फेयर वे है, दोनों हेड और टेल आने के इक्वल चांसेस है, तो इसलिए कॉइन को जो है वो फेयर माना जाता है। तो यहाँ पर मैं जस्ट आपके नोट्स के लिए लिख देता हूँ। अब देखो ये एक्सप्लेनेशन आपकी बुक के पीछे लिखी गई थी, मैंने उसी को मतलब कि यहाँ पर लिख दिया। बेसिकली मुझे आपको समझाना था कि जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो उस पर हेड आ सकता है या उस पर टेल आ सकता है। आपको याद होगा हमने ऐसे क्वेश्चन भी किए हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालें तो ये 1/2 होती है, फेवर में 1 है, टोटल 2 है, टेल की 1/2, मतलब दोनों की बराबर प्रोबेबिलिटी में, दोनों के इक्वल चांसेस हैं। तो इसलिए कॉइन से टॉस किया जाता है, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं रहता कि हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए ये एक फेयर वे है। आई होप ये भी आपको क्लियर है। अब देखो ये चौथा क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ये कुछ ऑप्शंस गिवन है। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है, मैंने आपको बेसिक में बताया था, किसी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 भी हो सकती है।
ठीक है। तो 2/3, अगर 2/3 को देखो, वैसे तो ऊपर नंबर छोटा नीचे बड़ा, ये 1 से छोटा नंबर ही है, पर फिर मैं वो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर पॉइंट आएगा 3 6 18 2, फिर मगर ये 0.666 अप्रॉक्सीमेटली, इसको 0.67 लिख सकते हो, और ये 0 और 1 के बीच में ही है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है। 15%, कुछ बच्चे इसको बिना देखे कह देते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि ये 1 से बड़ा है, ये 15% है। 15% को हम ऐसे लिखते हैं, तो ये कितना हुआ 0.15, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 0.7 खुद पता ही है 1 और 0 और 1 के बीच में है। अब नेगेटिव किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। आई होप मतलब कि ये हमारा ऑप्शन मतलब कि किसकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो, मतलब ये कौन सा ऐसा नंबर जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, वो ये वाला है। तो इस पर मैं टिक लगा देता हूँ और आपको जो भी यहाँ पर लिखा है मैंने आपको लिख के दिखा दिया। अब देखो ये जस्ट आपके नोट्स के लिखा है कि इसकी वैल्यू है 0.66, ये 0 1 के बीच में ये पॉसिबल है। ये 0.15 ये 0 और 1 के बीच में पॉसिबल है। ये 0.7 0 1 के बीच में ये पॉसिबल है। ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ये 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की बात करते हैं। अब ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.05, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब कि नॉट ई। मतलब देखो ध्यान से, हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स पढ़ा था और हम आज फिलिंग द ब्लैंक्स में भी कर चुके हैं। तो ई और नॉट ई में क्या फ़र्क होता है आपको पता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले लिख देते हैं लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसको मैं लिख लूँ ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, एंड वी नो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार हमेशा कितनी होती है 1। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार निकालनी है, वो कितनी हुई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो 1 माइनस 0.05। अब कुछ बच्चों को इसको माइनस करने में दिक्कत होती है, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इसको माइनस ऐसे ही करना है, ठीक है। इसको ऐसे माइनस करेंगे, यहाँ कैरी हुआ तो 5 आया, यहाँ 9 रह गया, यहाँ पर 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार कितनी आई 0.95। कुछ बच्चे अगर क्वेश्चन आता है तो इसी चीज़ में उलझ जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होता है। आई होप ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस जो हैं ये आपको अच्छे से क्लियर है, इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। बट हाँ, ये ऐसा नहीं है कि इसको हल्के में लेना, इसको आप करके जाना है, क्योंकि रीजनिंग असर्शन में MCQs वगैरह में ये आ सकते हैं। अगर वो फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।